हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। आज हम लास्ट यूनिट पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का। मेरा थोड़ा सा आवाज़ आपको कम आ सकता है एज आई एम नॉट वेल टुडे। तो लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, दैट इज कंट्रोलिंग। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन पढ़ा था। कोऑर्डिनेशन मीन्स सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स, राइट। जब आपके एफर्ट्स सिंक्रोनाइज्ड होते हैं, जब आप सब मिलजुल के काम करते हैं, तब हम उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक है। कोऑर्डिनेशन से पहले हमने पढ़ा डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग से पहले हमने पढ़ा स्टाफिंग, स्टाफिंग से पहले पढ़ा ऑर्गेनाइजिंग, एंड ऑर्गेनाइजिंग से पहले पढ़ा प्लानिंग। प्लानिंग से हमारा मैनेजमेंट फंक्शन स्टार्ट होता है और कंट्रोलिंग पे हमारा मैनेजमेंट फंक्शन खत्म होता है। कंट्रोलिंग इज द एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। एंड फंक्शन मतलब आखिरी फंक्शन है जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन कहाँ लैक कर रहा है, व्हाट आर द डेविएशंस रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट्स विच ऑन विच आवर ऑर्गेनाइजेशन इज वर्किंग। हमारा ऑर्गेनाइजेशन जिन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है उन प्रोजेक्ट्स को लेके जो भी डिसीजन मेकिंग है उसमें जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो हम कंट्रोलिंग में करेक्टिव एक्शंस लेंगे। ठीक है। तो कंट्रोलिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फंक्शन, क्योंकि वो आखिरी है इसीलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि उसका एक्सपीरियंस हमेशा काउंट किया जाता है। जब कोई भी प्रॉब्लम अराइज होता है तो हम उन प्रॉब्लम्स के करेक्टिव एक्शंस निकालते हैं। तो प्रॉब्लम्स अकर होने के बाद हम करेक्टिव एक्शंस निकाल पाते हैं। तो करेक्टिव एक्शंस का क्या करेंगे फिर? तो उन करेक्टिव एक्शंस को हमें समझना है और अप्लाई करना है फॉर द नेक्स्ट प्लानिंग, ताकि हमारा मैनेजमेंट पूरी तरीके से स्ट्रांग बन सके। So controlling is the last function but a very important function of management, which helps us to know the deviations in the organization and helps us to take corrective actions. Deviations मतलब problems और corrective actions मतलब उन problems के सारे solutions। ठीक है। चलिए, the first thing, what is controlling? Controlling मतलब क्या जानने की कोशिश करेंगे guys? Please concentrate. The process of measuring performance and taking action to ensure desired results. Measuring performance, किसका performance measure करेंगे? Obviously हमारे employees का। कैसा होता है, जब हम controlling करते हैं तब हम उनको objective set करके देते हैं। ऑब्जेक्टिव सेट करने की वजह से क्या होता है, अ पर्सन इज एबल टू नो द ऑब्जेक्टिव वेल। हर किसी को अपने ऑब्जेक्टिव क्लियर रहते हैं और उन ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे वो अपने परफॉर्मेंस को मेजर करता है, वो भी करता है और जो टॉप लेवल पीपल होते हैं वो भी उन परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। एक परफॉर्मेंस को जज करने के लिए एक्चुअल परफॉर्मेंस का पता होना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई सेज, शर्ट वाला एग्जाम्पल लेते गाइज, अगर मैंने मेरे वर्कर को बोला कि तुझे एक दिन में 30 शर्ट्स बनाने हैं, तो उसका जो एक्चुअल परफॉर्मेंस रहेगा दैट आई विल केम टू नो कि उसने 30 से ज़्यादा बनाए, 30 बनाए या 30 से कम बनाए। बराबर, इसे कहते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना। तो प्रोसेस ऑफ मेजरिंग परफॉर्मेंस एंड टेकिंग एक्शन टू एंश्योर डिजायर्ड रिजल्ट, हमें जिन रिजल्ट्स का एक्सपेक्टेशन है उन रिजल्ट तक पहुंचने के लिए हमें कुछ एक्शंस लेने पड़ेंगे, परफॉर्मेंस को मेजर करना पड़ेगा। उसके बाद it helps ensures that objective and accomplishment are consistent with one another throughout an organization. Objective और उनका accomplishment should go hand in hand. ऑब्जेक्टिव्स हमारे पता होने चाहिए और उसी के साथ साथ उसे कैसे अकम्प्लिश करना है, इस चीज़ का नॉलेज हमें कंट्रोलिंग में मिल जाता है। ठीक है। सो कंट्रोलिंग में दो चीज़ें आ गई, एक आ गया कंसिस्टेंसी इन अकम्प्लिशमेंट एंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है। उसके बाद इट हेल्प्स इन मेंटेन कंप्लायंस विद एसेंशियल ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड रेगुलेशन। कैसा है गाइस, जब आप किसी भी चीज़ को कंट्रोल करते हो तो प्लानिंग में उससे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन सेट कर देते हो। when you set these rules and regulations, it will always helpful for you to know what is to be done and what is not to be done. ठीक है। रूल्स रेगुलेशंस और पॉलिसीज हमेशा हमें हेल्प आउट करता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सही तरीके से रन करने के लिए। ओके। सो कंट्रोलिंग में हमने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं, जो प्लानिंग में हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं, वो कंट्रोलिंग के लिए ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं
और उनके बेसिस पे हम लोगों का या एम्प्लॉय का एक्चुअल परफॉर्मेंस जज करते हैं। कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा इस। उसके बाद इट हेल्प्स मेंटेन कंप्लायंस विद एसेंशियल ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स एंड पॉलिसीज। देन डन वेल इट एंश्योर्स that the overall direction of individual and groups are consistent with short and long range plan. Planning कोई भी हो, whether it is short range or long range doesn't matter, लेकिन उस planning का सही तरीके का डायरेक्शन सेट होना इंडिविजुअल बेसिस या ग्रुप बेसिस पे हमेशा क्लियर होना चाहिए। हमें क्या काम करना है ये चीज़ अगर हमें पहले से पता रहेगी तो हम हमारे परफॉर्मेंस को उस हिसाब से क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोलिंग हमें यही बताता है कि जो स्टैंडर्ड आप लोगों के लिए सेट किए गए हैं उन स्टैंडर्ड के हिसाब से ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, उसके बाद कंसेप्ट देखिए, कंसेप्ट में क्या बोला है, वी आर गोइंग वेयर वी आर गोइंग, मतलब हम क्या कर रहे हैं, वी नीड टू मेजर दैट परफॉर्मेंस, मेजरमेंट करना पड़ेगा। वेयर वी प्लान टू बी, उसको इवेलुएट करना पड़ेगा कि हमने जो काम किया, जो मेजरेबल काम था वो सही हुआ है या नहीं हुआ है, इसका इवेल्युएशन होना ज़रूरी है। देन हाउ कैन वी गेट ऑन ट्रैक अगेन, अगर वो इवेल्युएशन में हमें पता चलता है कि हम सही दिशा से नहीं जा रहे हैं तो हमें उसे ट्रैक पे लाना ज़रूरी है। दैट मीन्स यू नीड टू टेक द करेक्टिव एक्शंस। मार्क माई वर्ड गाइज, कंट्रोलिंग मतलब करेक्टिव एक्शंस लेना। पहले हम हमारे परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, मेजरमेंट करने के बाद इवेलुएट करेंगे और इवेल्युएशन से क्या करेक्टिव स्टेप्स हम ले सकते हैं उसके बारे में सोचेंगे। ठीक है, मेजरिंग, इवेलुएटिंग एंड करेक्टिंग इज द कंसेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग। ओके, उसके बाद वाई कंट्रोलिंग इज इम्पॉर्टेंट, मैं खुद को थोड़ा सा मिनिमाइज कर देती हूँ गाइस सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू नो प्रॉपरली। इट इज नॉट, ठीक है, एक एक पॉइंट देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, वाई कंट्रोलिंग इज इम्पॉर्टेंट। Controlling is an important function of management. Its importance become apparent when we find that it is needed in all the functions of management. Controlling check mistakes and tells us how new challenges can be met or faced. The success of the organization thus hinges on the effective controlling. ऑब्वियस सी बात है, कंट्रोलिंग ये इंपॉर्टेंट फंक्शन हमने इसलिए कहा क्योंकि वो हमारे मिस्टेक्स को चेक करता है, हमें बताता है कि हम किन न्यू चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं और हमें अभी न्यू चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज़ में कैसे कन्वर्ट करना है। इस चीज़ का नॉलेज आपको सिर्फ और सिर्फ कंट्रोलिंग से आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन द नेक्स्ट पॉइंट, controlling is the last function of management process which is performed after planning, organizing, staffing and directing. यहाँ coordinating add इसलिए नहीं किया है because it is an essence and it is a responsibility of all the 3 levels of management. ठीक है, तो उसको function से ज़्यादा essence माना गया है। hence आपको जब भी कभी ये 6 फंक्शन साथ में मिले तो कोऑर्डिनेशन को ये लोग स्किप करना प्रेफर करते हैं बिकॉज इट इज़ एन इसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, so planning, organizing, staffing and directing. On the other hand, management control means process to be adopted in order to complete the function of controlling. ये सारे functions अच्छे से follow करें, इसीलिए हम लास्ट में क्या करते हैं, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद एक प्रोसेस देखते हैं जिससे आपका कंट्रोलिंग एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को प्रोसेस नज़र आ रही है। आई मेक माई सेल्फ ओवर हियर। ठीक है, हाँ, कंट्रोल प्रोसेस स्टेप, सबसे पहले क्या करना है, एग्जाम्पल के साथ साथ पढ़ेंगे ताकि समझना आसान हो। एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, गोल्स और टारगेट अगेंस्ट विच परफॉर्मेंस इज इवेल्युएटेड। पहले तो स्टैंडर्ड को सेट कीजिए जिसके बेसिस पे आप अपने एम्प्लॉयज़ का परफॉर्मेंस जज करने वाले हो या समझने वाले हो। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे देखिए। One worker work 8 hours a day producing 30 shirts and getting 200 rupees per day. These are my standard. एक बार वापस से रिपीट करती हूँ, कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश कीजिएगा इस। ठीक है,
एस्टैब्लिश करना है हमें स्टैंडर्ड्स को, तो मैंने मेरे ऑर्गेनाइजेशन का स्टैंडर्ड सेट किया कि भाई एक वर्कर 8 आवर्स काम करेगा और उस 8 आवर्स में उसने 30 शर्ट्स प्रोड्यूस करने चाहिए, तो ही मैं उसको 200 रुपीज़ दूंगी एक दिन का, ठीक है। अब बाद में क्या करना है मुझे, मैंने इन लोगों को सारे ऑब्जेक्टिव्स बता दिए, स्टैंडर्ड सेट कर दिए और मैंने इनको स्टैंडर्ड कम्युनिकेट भी कर दिया है। अब मेरा काम है इनके एक्चुअल परफॉर्मेंसेस को मेजर करने का, कि मैंने जब इनको बोला कि 30 शर्ट्स प्रोड्यूस करने हैं तो ये एक्चुअल में कितने शर्ट्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, इस चीज़ का नॉलेज मेरे पास होना बहुत ज़रूरी है गाइज, ठीक है। सो आई विल मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस और फिर उस एक्चुअल परफॉर्मेंस को मैं मेरे स्टैंडर्ड के साथ, मतलब फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप को फर्स्ट स्टेप के साथ क्या करूँगी, कंपेयर करूँगी, क्या करूँगी, कंपेयर करूँगी, ठीक है। वापस से एक बार, फर्स्ट मैंने एस्टैब्लिश किए स्टैंडर्ड्स को, दूसरी बार मैंने एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया, ठीक है। अब एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड्स के साथ मुझे कंपेयर करना है और जो भी कंपैरिजन के रिजल्ट्स रहेंगे लास्ट स्टेप में, फोर्थ वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, उन रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करेंगे और करेक्टिव एक्शंस लेंगे, ठीक है। करेक्टिव एक्शंस कब लेना है, जब स्टैंडर्ड्स अचीव ना होते हो। कंपेयर करते समय 3 रिजल्ट्स आते, कसम खा के, किसी की भी कसम ले सकते हो आप लोग, कसम खा के 3 रिजल्ट्स आएंगे, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, ठीक है। आर्यन कार्तिक की खा लेना, कार्तिक आर्यन की ले लेगा शपथ, ओके। सो कंपैरिजन के 3 रिजल्ट्स कितने, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, ठीक है। तो ये जो 3 रिजल्ट्स है, इन 3 रिजल्ट्स में से जो लेस देन है, जो इक्वल टू है, इनके लिए हमें करेक्टिव एक्शंस लेना ही है, लेकिन जिनका परफॉर्मेंस ग्रेटर देन है उन लोगों को हमें मोटिवेटेड रखना है सो दैट वो अपना परफॉर्मेंस कम ना करे। कीप दिस थिंग वेरी क्लियर गाइज, ओके। सो पहले स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश किया, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड्स को कंपेयर किया और लास्ट स्टेप में करेक्टिव एक्शंस लिया। यही प्रोसेस के ऊपर आपके सारे इम्पॉर्टेंस के पॉइंट्स डिपेंडेंट है गाइज, तो इसको जितना ज़्यादा अच्छे से रीड कर सकते हो कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, वापस से एक बार करें रिवाइज। फर्स्ट हमने क्या किया है, स्टैंडर्ड्स को एस्टैब्लिश किया, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड के बाद मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड को थर्ड स्टेप में कंपेयर किया और लास्ट स्टेप में करेक्टिव एक्शंस लिया, ठीक है। चलिए कमिंग टू द इंट्रोडक्शन, एक आप अपना पीडीएफ ओपन कीजिए, उस पीडीएफ में हम लोग पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। ध्यान दीजिए, उसमें भी प्रोसेस अलग से दिया हुआ है। Controlling function is required in all types of organization, whether profit making or non-profit making. Similarly, सॉरी मैंने पेज नंबर नहीं बताया गाइज, इट्स पेज नंबर 27 ऑफ योर पीडीएफ। अपने पीडीएफ का पेज नंबर 27 निकालिए, उसमें आपको मिल जाएगा। हाँ, सो रीडिंग आउट फॉर यू, वांट मी टू मैक्सिमाइज माई सेल्फ। फाइन, देखिए आई एम रीडिंग आउट फॉर यू, सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट। Controlling function is required in all types of organization, whether profit making or non-profit making. Similarly, it is performed at all levels, that is top level, middle level, middle level and lower level of management. Controlling is indispensable function of management which cannot be separated, जो आपको हमेशा से करना ही पड़ता है, तभी जाके management खत्म होगा। Then the effectiveness of planning function can be determined with the functions of controlling. Planning तभी complete माना जाता है जब आप उसको control करोगे, right? Budget.
बजट इज ऑल्सो द टाइप ऑफ प्लान एज वेल एज अ टाइप ऑफ कंट्रोलिंग ऑल्सो, क्योंकि जो बंदा बजट बनाता है इसका मतलब वो पहले से सब चीज़ें सेट करता है कि खर्चा कितना होने वाला है और उस पर्टिकुलर लिमिट के अंदर खर्चा करता है। मतलब एक हाथ से वो प्लानिंग भी हो गया और दूसरे हाथ से वो कंट्रोलिंग भी हो गया। उसके बाद determine the function of controlling. Planning and controlling are major part of the management cycle. Controlling is the function of comparing the actual performance with the predetermined standard and performance. It measures deviations if any, identify the cause of deviation and suggest corrective measures. The process of controlling helps in the formulation of future plan also. वहाँ पे देखिए आपके बुक में भी प्रोसेस दिया हुआ है। सबसे पहला स्टेप आता है स्टैंडर्ड, देन मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, comparisons and findings, deviations, analysis cause of deviation and taking corrective actions for the attainment of standard। ठीक है, तो वो साइकिल हमेशा जैसी है वैसी ही चलती रहेगी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। ठीक है, आप ये वाला प्रोसेस भी पढ़ सकते हो, लगे तो आपको जो प्रोसेस मैंने दिया है वो प्रोसेस भी आप रीड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद इम्पोर्टेंस पढ़ने से पहले आई मिनिमाइज माई सेल्फ सो दैट आप मेरे स्लाइड्स अच्छे से देख सकते हो फिर। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट एवरीवन। एक बार डेफिनेशन रीड कर लेते हैं गाइज, डेफिनेशन की तरफ ध्यान दीजिए। Coons and O'Donnell says, or Dale Henning or Philip Kotler, which one is better for you? I think last one is better. Philip Kotler was a marketing guru and he happens to be a very good management thinker, और उन्होंने काफ़ी हद तक कंट्रोलिंग के ऊपर बहुत रिसर्च किया एंड ही कम अप विद द ग्रेट फाइंडिंग्स। ठीक है, सो चलिए देखिए। फिलिप कॉटलर भाई साहब कह रहे हैं कि कंट्रोलिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग स्टेप्स टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट्स एंड डिजायर्ड रिजल्ट्स क्लोजर टुगेदर। जो आप एक्चुअल परफॉर्म कर रहे हो और जो आपने बंदों के लिए सोचा है उन दोनों को क्लोज लाने का काम कौन करता है? कंट्रोलिंग करता है। उसके बाद इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग देखते हैं, उसमें सबसे पहला इम्पॉर्टेंस है फुलफिलिंग गोल्स। गोल्स हमारे फुलफिल करने में हेल्प करता है कंट्रोलिंग इन अ स्मार्ट वे। स्मार्ट वे देखिए आपके पास जो स्लाइड है वहाँ दिया है मीनिंग ऑफ अ स्मार्ट: स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलिवेंट एंड टाइम बाउंड। ये 5 चीज़ें अगर आपके गोल सेटिंग में है तो वो गोल सेटिंग आपको हमेशा कंट्रोलिंग करने में हेल्प आउट करेगा। कंट्रोल अगर आप करना चाहते हो तो उसमें स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, गोल्स आपके पता होने चाहिए, स्पेसिफिक, बी स्पेसिफिक विथ योर गोल कि आपको क्या और कितना अचीव करना है। राइट, क्या अचीव करना है, कितना अचीव करना है इज मेजरेबल, कर पाएंगे या नहीं ये अटेनेबल। राइट, रेलिवेंट होना चाहिए, मतलब उसका कैलकुलेशन आना चाहिए, सही काम का सही दाम देना इजी होता है, और सही टाइम पे अगर वो फिनिश अप होता है तो उसको हम टाइम बाउंड कहते हैं, इसे कहते हैं फुलफिलिंग गोल्स। तो गोल सेटिंग्स इज एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन द कंट्रोलिंग। ठीक है, क्योंकि कंट्रोलिंग में हम स्टैंडर्ड जो सेट करते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, मेजरेबल होते हैं, अटेनेबल होते हैं, रेलिवेंट होते हैं, और उसमें टाइम इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है ना, तभी जाके उसी हिसाब से आप क्या कर सकते हो, एम्प्लॉयज को रेम्यूनरेशन दे सकते हो। कॉन्सेंट्रेट एवरीवन। Controlling is a function of measuring the performance of every possible stage, finding out the deviation if any, and taking corrective action taking corrective action according to planned activities for the organization. Thus it helps in fulfilling the organizational goals. Okay, उसके बाद the next is इफ़ेक्टिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। मेरे पास जो रिसोर्सेज है वो सबसे इंपॉर्टेंट है ह्यूमन रिसोर्स। जस्ट लुक एट द कॉन्वर्सेशन बिटवीन दैट टू पीपल गाइज, a superior in a specs and a subordinate having a file in his hand। तो वो दोनों superior और subordinate है। तो superior क्या बोलता है, देखो how is the production going on, प्रोडक्शन कैसे चल रहा है। subordinate बोलता है sir the production of all the workers have a deviation of 10 to 20 unit per day। उन्होंने यूनिट्स के हिसाब से अपने स्टैंडर्ड सेट किए हैं, और जो मैनेजर ने देखा वो मैनेजर उनको बता रहा है कि 10 से 20 यूनिट तक ही, 20 के ऊपर आप कोई भी बंदा
नहीं कर रहा है, प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। सो ये उनका डेविएशन है कि 20 के ऊपर नहीं जा पा रहे, तो फिर उसने सोल्यूशन क्या लिया, ठीक है 20 के ऊपर कोई प्रोडक्शन नहीं कर पा रहा है तो वेल एंड गुड, एटलीस्ट 20 तक तो भी सबने पर यूनिट कवर करना चाहिए। तो बेस्ट वे है कि हम 20 यूनिट्स को क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन बना सकते हैं। तो देखिए मैनेजर आगे क्या बोलता है, ओके देन रिड्यूस द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन बाय 20 यूनिट। अगर 20 से ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस हो रहे हैं तो स्टैंडर्ड्स को आप रिड्यूस कर लो, ताकि हर एक एम्प्लॉय मोटिवेटेड फील करे और अपना काम ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करेगा। This is how you can utilize your resource effectively. You can change the way of your management ताकि resources waste ना हो और उनका fullest extent तक हम क्या कर सकते हैं, utilization कर सकते हैं। उसके बाद एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड, हम जो पहले से स्टैंडर्ड सेट करते हैं वो कितने एक्यूरेट है ये हमको तभी पता चलेगा जब हम प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करेंगे, ठीक है। स्टैंडर्ड्स एक ऐसी चीज़ है जो अटेनेबल होनी चाहिए। मैंने पहले ही बताया कि गोल सेटिंग में द गोल्स शुड बी स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, राइट। एक बार वापस से वो डायग्राम देखते हैं। देखिए स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रेलिवेंट और टाइम बाउंड, ये 5 चीज़ें अगर आती है गोल सेटिंग में तो वो हमेशा आपको हेल्प कराएगी स्टैंडर्ड्स की एक्यूरेसी चेक करने में। जब मैं बोलती हूँ कि एक वर्कर 8 आवर्स काम करके 30 शर्ट्स बनाने चाहिए, तो वो 30 शर्ट सही में बना पा रहा है या नहीं ये जानना भी ज़रूरी है ना। अगर वो 30 शर्ट्स नहीं बना पा रहा है इसका मतलब डेविएशन बहुत ज़्यादा है और आपको आपके स्टैंडर्ड्स को क्या करना पड़ेगा, वापस से सेट करना पड़ेगा, रीसेट करना पड़ेगा उसको, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी नहीं कर पा रहा है इसका मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम विद द स्टैंडर्ड, नॉट विथ योर वर्कर्स, ओके। सो मेक योरसेल्फ वेरी क्लियर गाइस। सो देखिए एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड जानने के लिए पहले तो हम स्टैंडर्ड को फिक्स करते हैं, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते, कंपेयर करते हैं एक्चुअल विद स्टैंडर्ड को, फिर डेविएशंस के क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। उन एनालिसिस रीजन फॉर डेविएशन में ही आपको समझ में आ जाता है कि आपने अपने स्टैंडर्ड एक्यूरेटली फिक्स किए हैं या नहीं। फिर उस हिसाब से हम क्या करते हैं, करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। एक बार वापस से पढ़ते हैं। देखिए अगर आपको एक्यूरेसी जानना है तो पहले तो समझिए कि आपके आसपास में जो एनवायरनमेंट है आप कितने एनवायरनमेंट को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि उस बेसिस पे ही आपके स्टैंडर्ड बनेंगे। फिर उन पर्टिकुलर एस्पेक्ट से, जो एस्पेक्ट्स आपने स्टडी किया एनवायरनमेंट को पढ़ के, उन एस्पेक्ट्स के रिलेटेड रिस्क कितना है वो जानिए। जैसे कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स, जो मैंने स्टडी किया तो ह्यूमन रिसोर्स आर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो एज वेल एज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। तो उनसे जुड़ी हुई रिस्क को समझिए, उन रिस्क से रिलेटेड कंट्रोल एक्टिविटीज़ बनाइए, एक्टिविटीज़ बनाने के बाद उनको कम्युनिकेट कीजिए और मॉनिटर कीजिए कि वो एक्टिविटीज़ सही तरीके से हो रही है या नहीं। इस बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, अपने स्टैंडर्ड्स की एक्यूरेसी चेक कर सकते हो। मॉनिटरिंग से आपको पता चलेगा कि आपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल किया है या नहीं किया है। नहीं है तो इसका मतलब आपके स्टैंडर्ड्स में थोड़ी सी गड़बड़ी है जिनको आपको क्या करना है, सुधारना है। एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। एक बार मेकिंग इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज पढ़ लेते हैं जो कि हमसे छूट गया है ना। Various techniques are used by managers to reduce wastage of material and spoilage of other resources. Standards are set for every performance. Employees have to follow the standard. As the effect of this, the resources are used by employees is the most efficient and effective manner so as to achieve organizational objective. Accuracy of standard देखिए, an efficient control system help management in judging the accuracy of standard, whether they are accurate or not. Controlling means measures are flexible to some extent. So after reviewing them according to changing circumstances, they are revised from time to time, which is beneficial for checking performance accurately. Then motivate employees. The next is motivate. कैसे motivate करते हैं वो देखते हैं। पहले तो motivation मतलब क्या, हमने बहुत बार देखा है, वापस से एक बार देखते कि बंदा डिटरमाइंड रहता है, उसको किसी चीज़ की नीड रहती है तभी उसको वो फुलफिल करने का मोटिवेशन रहता है। तो डिटर्मिनेशन रहता है, उसे लोगों का सपोर्ट मिलते जाता है, अपने गोल्स सेट करता है,
एक्सेप्ट द चैलेंजेस, टेक द इनिशिएटिव, जिससे उसका डेवलपमेंट होता है। फिर उसके पास पावर आती है और पावर से वो अपनी अपॉर्चुनिटीज़ का सही इस्तेमाल करना सीखता है। ठीक है, ये मोटिवेशन का हाल है। लेकिन जब अपन मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज़ को तो उसके साथ साथ क्या होता है, ध्यान दीजिए। आफ्टर सेटिंग स्टैंडर्ड ऑफ चेकिंग परफॉर्मेंस दे आर कम्युनिकेटेड टू एम्प्लॉय इन एडवांस. Due to this, employee get an idea about what to do and how to do. Performances are evaluated and on that basis employee are rewarded in the form of increment, bonus, promotion. भाई अगर उसने काम किया है और आपने अगर उसका सही दाम नहीं दिया, वो तो हमेशा डीमोटिवेटेड रहेगा, राइट? तो उसका मोटिवेशन ये है कि उसके काम को समझिए और उस हिसाब से उसको क्या करना है, मोटिवेट करना है, ताकि वो और ज़्यादा अच्छे से काम करना चाहे। ठीक है, उसके बाद एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। मोटिवेशन इंसेंटिव्स के तौर पे दिया जाता है, विच कैन बी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ऑल्सो। अगर जिसने 30 शर्ट से ज़्यादा बनाए तो उसको ज़्यादा देना पड़ेगा, जिसने एग्जैक्टली 30 बनाए तो उसको उतना ही देंगे, 30 से कम बनाए तो हम लोग 30 के लिए जितना अमाउंट मेजरेबल रखा है उससे हम कम उसको पे करेंगे। दैट मीन्स मोटिवेट एम्प्लॉयज़। आफ्टर दैट एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। ऑर्डर एंड डिसिप्लिन मतलब सीक्वेंस और डिसिप्लिन का बिल्कुल जो बोला गया है वो फुलफिल करना ही है, तभी करेक्टिव एक्शंस लिए जाएंगे, राइट? सो क्या क्या चीज़ें देखते हैं अपन ऑर्डर और डिसिप्लिन में? सबसे पहले तो लॉ। ऑर्डर मेंटेन करने के लिए यू नीड टू फॉलो द लॉ। फिर कितनी की रिक्वायरमेंट्स है, हमारे क्या स्टैंडर्ड्स है, व्हाट आर द रेगुलेशंस, व्हाट आर द रूल्स, एंड कीप द ट्रांसपेरेंसी अमंग द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, सो दैट आप जो भी काम कर रहे हो वो सबको पता रहे इट इज़ राइट और रॉन्ग। ये चीज़ का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो ये कंट्रोलिंग से ही पता चलता है कि आपके स्टैंडर्ड्स, रूल्स, रेगुलेशंस क्या है और हमें किस तरीके से उसको फॉलो करना है। इसे एंश्योर करने के लिए जो हमें कंसेप्ट बताता है वो है कंट्रोलिंग। हम अपने ऑर्डर और डिसिप्लिन को अच्छे से क्या कर सकते हैं, एंश्योर कर सकते हैं। उसके बाद एंश्योरिटी के लिए स्टैंडर्ड्स को समझना भी ज़रूरी है। तो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हमेशा रखना है, मतलब क्या, कस्टमर फोकस रहिए, अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ रखिए, राइट? लीडरशिप क्वालिटीज़ के अलावा लोगों को अच्छे तरीके से एंगेज कीजिए, अपने प्रोसेस, सारी चीज़ों के प्रोसेसेस अप्रोच रखिए, प्रोसेस वाइज जाइए, स्टेप वाइज जाइए, ताकि किसी भी चीज़ का कोई भी पर्टिकुलर स्टेज आपसे ना छूटे और ना ही उसका डुप्लीकेशन हो। इम्प्रूवमेंट रखिए अपने परफॉर्मेंस में। एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग मतलब लॉजिकल डिसीजन मेकिंग लीजिए, क्योंकि बिना लॉजिक का डिसीजन मेकिंग किसी काम का नहीं रहता। यू शुड एबल टू एक्सप्लेन अदर्स कि व्हाई यू आर टेकिंग सच काइंड ऑफ अ डिसीजन। रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि करेक्टिव एक्शंस करने के लिए आपको लोगों से जुड़ना ज़रूरी है। जब आप बहुत सारे लोगों से जुड़ते हो तब वो रिलेशनशिप मैनेजमेंट एकदम इफेक्टिवली काम करता है। ठीक है, तो आपके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आपको बताएंगे कि आपने क्या डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहिए, और उस डिसिप्लिन को फॉलो करने का काम करता है डायरेक्टिंग, और कंट्रोल करने का काम करता है कंट्रोलिंग। ठीक है, समझ में आया बात? उसके बाद में हाँ, डिसिप्लिन की अगर बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे मैंने इवैल्यूएशन किया है कि अगर आपको कंसिस्टेंट तीन चीज़ें एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय के पास होना बहुत ज़रूरी है। वो तीन चीज़ें ये हैं, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट व्हाट आई एम सेइंग। सबसे पहला है बीइंग कंसिस्टेंट। आप जो काम कर रहे हो ना उस काम में कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है। अब कंसिस्टेंसी कैसे आएगी? तो लर्न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, रिफाइन करते रहिए टाइम टू टाइम उसको, और रिपीट कीजिए। ठीक है, और इसको सेल्फ डिसिप्लिन बनाइए। बीइंग कंसिस्टेंट अगर आपने सेल्फ डिसिप्लिन में ऐड कर दिया तो आपके पास स्किल्स भी आ जाती है, सही टाइम पे सही काम कंप्लीट करने का टाइम मैनेजमेंट आ जाता है, डिज़ायर होता है टू अचीव समथिंग, विलिंगनेस होती है, इच्छा होती है काम करने की, वांट्स जनरेट होते हैं, और आपके डिसीजन मेकिंग एकदम करेक्ट होते हैं, जिससे आपको क्या मिलता है, मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा काम करने का और कंसिस्टेंट रखने का। ठीक है, तो ये एंश्योरिटी कौन करता है? कंट्रोलिंग करता है, ताकि बंदा पहले सेल्फ डिसिप्लिन सीखे और ऑर्डर और डिसिप्लिन को आगे फिर क्या करे, कंटिन्यू करे। ठीक है, सो एंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन।
उसके बाद फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. कोऑर्डिनेशन बिंग द सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट, वो कंट्रोलिंग से पहले आता है. तो कंट्रोलिंग करेक्टिव एक्शंस लेने के लिए आपको पहले कोऑर्डिनेशन देखना ज़रूरी है कि आपने जो गोल किया वो क्या था, मेजरमेंट क्या मिला और उसका एक्शन क्या था. तो ये सब चीज़ें आपको जानने के लिए कंट्रोलिंग हेल्प आउट करेगा, विच विल ऑलवेज एड्स टू द कोऑर्डिनेटिंग. उसके बाद साइकोलॉजिकल प्रेशर. एक तो एम्प्लॉय का मोटिवेशन हमको पता रहता है कि उसे एजुकेशन चाहिए, रिवॉर्ड चाहिए, प्रमोशन चाहिए, ही नीड टू टेक सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ही नीड्स अचीवमेंट, एम्पावरमेंट, अप्रिसिएशन, उसके स्किल्स को सहारना. ये सारे एम्प्लॉयज़ के मोटिवेशन होते हैं. ठीक है, एम्प्लॉयज़ का मोटिवेटेड रहना ये एक तरीके का प्लस पॉइंट होता है, क्योंकि उसी बेसिस पे वो अपने टारगेट्स को अचीव करता है. ठीक है, और टारगेट अचीव करने के लिए इट इज़ वेरी मच नेसेसरी टू बी मल्टीटास्किंग. हमें सिर पकड़ के नहीं बैठना है. हमको जो काम बताए गए हैं उन कामों को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास मल्टीटास्किंग नॉलेज होना या मल्टीटास्किंग एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, लुक एट द पिक्चर. इसमें हमने स्टैंडर्ड जब कम्युनिकेट किया एम्प्लॉय को तो वो सिर पकड़ के बैठ गई है. लेकिन दूसरे पिक्चर में हमें नज़र आ रहा है दैट एम्प्लॉय इज़ रेडी to face any kind of a challenge, and she is doing so well properly. She is taking relaxing also, लैब पे भी काम कर रही है, कैलकुलेशंस भी चल रहे हैं, ही इज चेकिंग आउट फाइल्स ऑल्सो, टेकिंग कॉफ़ी ऑल्सो, हैंडलिंग फ़ोन कॉल्स ऑल्सो. मतलब शी इज़ अ जगलर. राइट, जगलर पता है ना, वो जोकर जो एक बॉल दूसरा बॉल के साथ अपना बैलेंसिंग करता है, उसको जगलर कहते हैं. राइट, सो आपको अगर साइकोलॉजिकल प्रेशर हैंडल करना है तो साइकोलॉजिकल प्रेशर वैसे ही हैंडल हो सकता है बाय मल्टीटास्किंग. तो दोनों पॉइंट एक बार रीड करते हैं. सबसे पहले रीड करेंगे फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन. कॉन्सेंट्रेट ऑन पेज नंबर 28. Control is the function in which the roles and responsibility of all department managers and the subordinates are designed clearly. सबकी roles और responsibility clearly defined रहते हैं. उसके बाद में coordination between them to find out deviation in their respective departments and to use remedial measures for desired results of the organization. उसके बाद psychological pressure क्या कहता है. The performance are evaluated with the standard target. The employee are very well aware of that their performance will be evaluated and they will be rewarded accordingly. ठीक है, उसके बाद में this psychological pressure works as a motivational factor for employees to give them best performance. Okay, उसके बाद the next is ensures effectiveness and efficiency. These are the two sides of the coin, efficiency and effectiveness. एक बार रीड करेंगे फिर डायग्राम की तरफ चलते हैं. Factors of control include making manager responsible, motivating them for higher performance, and achieving departmental coordination. It ensures about organizational efficiency and effectiveness. कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस में जो भी आप डिसीजन या लोगे या प्रोडक्टिविटी जो भी रहेगा वो अप टू द मार्क होना ज़रूरी है. देखिए मैंने डायग्राम पुट किया है जिससे आपको इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी का नॉलेज आएगा. एफिशिएंसी मतलब द अमाउंट और रिसोर्सेज नीडेड टू एग्जीक्यूट द प्रोसेस. फिर हम प्रोसेस करेंगे और उसका हमें इफेक्टिवनेस पता होना चाहिए, क्योंकि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस आपने दिया है वो जितना आपका एस्टिमेटेड है वो एस्टिमेटेड से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए. दैट इज़ व्हाट इज़ प्रोडक्टिविटी. जब एफिशिएंसी होती है तो कम से कम में ज़्यादा से ज़्यादा होता है. जब इफेक्टिवनेस होता है तो जो आपने सोचा वही आप क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो, जिससे आप अपनी प्रोडक्टिविटी हमेशा क्या करोगे, बढ़ाते रहोगे. ठीक है, सो कंट्रोलिंग से आप करेक्टिव एक्शंस लोगे तो एफिशिएंसी भी आएंगी, और कंट्रोल है इसीलिए इफेक्टिवनेस के साथ आप प्रोडक्टिविटी लाने की कोशिश करोगे. इट्स जस्ट वन एंड अ सेम थिंग. करेक्टिव एक्शंस आपको एफिशिएंट बनाता है. दूसरा, इफेक्टिवनेस में आप हमेशा जो सोचते हो वही अचीव करने की कोशिश करते हो. तो कंट्रोलिंग आपको दोनों चीज़ें प्रदान करता है, एफिशिएंसी भी देता है और इफेक्टिवनेस भी देता है. उसके बाद बिल्ड्स कॉर्पोरेट इमेज. स्टैंडर्ड्स आपके एक बार सेट हो जाते हैं तो इट विल बी ऑलवेज हेल्पफुल हेल्पफुल फॉर द ग्राफ टू मूव अपसाइड.
जैसे कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि हमने बहुत छोटे स्तर पे शुरू किया और आज हम बुलंदी पे जा रहे हैं। सो आपको अगर कंट्रोलिंग सही तरीके से होता है, स्टैंडर्ड सेट करना अच्छा जमता है, उन स्टैंडर्ड्स को अचीव करना अच्छे से जमता है, तो इट विल ऑलवेज हेल्पफुल फॉर यू टू कंट्रोल द थिंग्स एंड गो विद द अपवर्ड ग्राफ। ठीक है। सो अपवर्ड ग्राफ से आप सिर्फ प्रॉफिट नहीं कमाते हो, अपने लिए इमेज या गुडविल भी जनरेट करते हो। ओके, चलिए रीड आउट कर लेते हैं इसको। Controlling function helps to improve the overall performance of the organization. Minimum deviation in predetermined standard and actual performance results into progress of business. It can be achieved with the help of proper control. This builds good corporate image and bring goodwill for the business. Act as a guide. एक्ट एज अ गाइड, कोऑर्डिनेशन के वही पर्टिकुलर क्लिप को मैंने यहाँ रिपीट किया है क्योंकि गाइडेंस आपको तभी मिलेगा जब आप ये 3 चीज़ों का बराबर मेजरमेंट रखोगे। आपको क्या अचीव करना है, कितना अचीव करना है और कैसे अचीव करना है, इन तीनों चीज़ों का नॉलेज आपको कहाँ मिलेगा? कंट्रोलिंग में मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है? पहले प्लान कीजिए कि आपको प्लान को एग्जीक्यूट कैसे करना है। ठीक है, प्लान का एग्जीक्यूशन आपको मॉनिटर करना सिखाएगा। एक्सेस व्हाट हैज़ बीन अचीव्ड, मॉनिटर कीजिए कि आपने क्या अचीव किया है। कीप ऑन रिव्यूइंग द थिंग्स, कंपेयर योर अचीवमेंट अगेंस्ट द प्लान, आपने जो प्लान किया उसके साथ कंपेयर कीजिए। वापस से एक बार देखिए, पहले मैंने प्लान किया, प्लान को एग्जीक्यूट करते समय मैं मॉनिटर करूंगी कि जो मैंने सोचा मैंने उसी को अचीव किया है या नहीं, और लास्टली मैं अपने अचीवमेंट्स के ऊपर क्या रखूंगी? कंट्रोल रखूंगी, क्योंकि जहां पर भी प्रॉब्लम्स आता है वहां पे मुझे रेमेडीज निकालना बहुत ज़रूरी है। सो हेंस कंट्रोलिंग एक्ट एज अ गाइड, क्योंकि वो हमें प्लान करना सिखाता है, मॉनिटर करना सिखाता है और करेक्टिव एक्शंस करना सिखाता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलिए, इसी के साथ हमारे सारे फंक्शंस कंप्लीट होते हैं। ठीक है, एक बार वापस से पढ़ते हैं गाइज। देखिए, एक्ट एज अ गाइड, इनसाइड मैटर रह गया है हमारा। कंट्रोलिंग फंक्शन प्रोवाइड सेट ऑफ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, manager as well as subordinate work according to it. Wherever necessary, they can take the help of these standards and can achieve desired results. Thus controlling function act as a guide for everyone. The steps excuse me, the steps taken for controlling an activity guide the management while planning the future activities. ठीक है, प्लान, एग्जीक्यूट, मॉनिटर, कंपेयरिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 5 चीज़ें आपको गाइडेंस देती हैं ताकि आप अपने ऑब्जेक्टिव फटाफट क्या कर सकते हो? अचीव कर सकते हो। देयर वर 10 फंक्शंस जो हमने पढ़े। सबसे पहला इंपॉर्टेंस था fulfilling goals of organization, making efficient use of resources, accuracy of standard, motivate employees, ensures order and discipline, then facilitate coordination, psychological pressure, organizational efficiency and effectiveness, then corporate image, and act as a guide in the form of managerial responsibility. होप यू अंडरस्टैंड टुडेज लेक्चर। आज हमने फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन पढ़ा, दैट इज कंट्रोलिंग। दीज आर टोटल 6 फंक्शंस। तो इन 6 फंक्शंस के इंट्रोडक्शन और इम्पॉर्टेंस आप लोगों के पास बुक में दिए गए हैं। आई वॉन्ट यू ऑल टू गो थ्रू इट एट वंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो यूनिट कौन सा होगा ये मैं अभी नहीं बता सकती। आई नीड टू चेक इट आउट फर्स्ट, क्योंकि शायद ही हम 3rd यूनिट से स्टार्ट करेंगे, बट बेसिकली आई वांट टू स्टार्ट विद द 4th यूनिट। ठीक है, 4th यूनिट पहले शुरू करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि 4th यूनिट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर ओसी। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का आज आपका 2nd यूनिट फिनिश होता है, दैट इज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसी के साथ हम लोगों ने 2 यूनिट कंप्लीट किए हैं, एक है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और दूसरा था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद से आपका मैनेजमेंट कंसेप्ट अब यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अभी हम जो कंसेप्ट्स पढ़ेंगे गाइस वो टोटली डिफरेंट रहेंगे और शायद आपके प्रैक्टिकल नॉलेज को और थोड़ा बूस्टअप करने की कोशिश करेंगे।
between that, these two units are very much important and consist of lot many marks in the examination. तो इनको आप प्लीज़ बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए। इनसे रिलेटेड केस स्टडीज़ तो मैं आपको देते ही रहूँगी, लेकिन आई वॉन्ट यू टू फर्स्ट गो थ्रू द चैप्टर। आप एक बार रीड आउट कीजिए इनसाइड मैटर को, राइट। मैटर पढ़ने के बाद फिर मेरे इन वीडियोस के ऊपर आप अगर फोकस करते हैं तो वो और ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। ओके, सो मेक श्योर कि आप जो भी रीड करोगे वो अच्छे से करोगे। इन केस इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम प्लीज़ टेक्स्ट मी, आई विल हेल्प यू आउट फॉर दैट। ठीक है, थैंक यू ओवर फॉर द डे। आज के लिए इतना काफ़ी है गाइस। थैंक यू सो मच।